नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृक द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कि आपकी पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। यह है सुपर 30 जीके जीएस वाली क्लास, जिसमें हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के 30 शानदार प्रश्नों पर। इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि ग्रीनविच जीएमटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन है आपका लंदन, एम्स्टर्डम, शिकागो या फिर न्यूयॉर्क। तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यह जो हमारी पृथ्वी है, इस पर जो है कि इसके ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जो कि उत्तरीय ध्रुव को, ये ऊपर का उत्तर है और नीचे दक्षिण, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। इस पे बहुत सी रेखाएं खींची गईं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मिलाती हैं, और इन रेखाओं को खींचने का उद्देश्य ये था कि समय का निर्धारण करने के लिए। तो यह जो बिल्कुल बीच से गुजरती है रेखा, जिसको हम शून्य देशांतर रेखा कहते हैं, या फिर हम इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। ये जो बीच वाली रेखा है शून्य, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, प्राइम मेरिडियन के नाम से। तो यह जो है कि लंदन से होकर गुजरती है और इसी को हम लोग जीएमटी कहते हैं। अब हम बात कर लें कि ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो पूरे ग्लोब पर जो है कि 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि भारत के प्रपक्ष में बताइए कि भारत के बीच से जो है कि कौन सी देशांतर रेखा होकर गुजरती है, जिसको भारतीय मानक समय देशांतर रेखा माना जाता है। तो यह है 82.5 अंश। 82.5 अंश जो देशांतर रेखा है, यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है कि उमा उमा छत छत पर आओ, उमा छत पर आओ। इस ट्रिक के माध्यम से जो है कि आप याद कर सकते हैं। ऊ से हो जाता है उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाता है मध्य प्रदेश। वहीं हम बात करें छत से तो छत्तीसगढ़। पर का कोई मतलब नहीं है। आ से हो जाता है आंध्र प्रदेश, और ओ से हो जाता है उड़ीसा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 अंश, वह इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बात और हम समझ लेते हैं कि जब एक अंश का अंतर होता है तो समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रीनविच रेखा है, मूल जो समय रेखा है, उससे भारत का समय कितना आगे है। तो आइए देख लेते हैं। तो यह 82.5 अंश, तो पहले 82.5 अंश का निकाल लेते हैं। तो 82 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाता है आपका 328 मिनट, और फिर बचा आधा अंश। तो आधा अंश का मतलब कि 2 मिनट। तो इस प्रकार हो गया आपका 330 मिनट। अगर हम इस 330 मिनट को घंटे में चेंज कर दें तो ये आपका हो जाता है 5.5 घंटा। तो जो है कि ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। इस बात को भी ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चोला, नाइकन, कुरुम्बा, कुट्टानाकाइन, कादर और कोरबा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? ऑप्शन ए हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल या फिर उड़ीसा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह सभी जो हैं केरल की जनजाति हैं। वहीं हम अगर बात कर लें आंध्र प्रदेश के सापेक्ष में, तो आंध्र प्रदेश में जो जनजाति है आपका हो जाता है गोंड लबांडा, गोंड, चेंचू और बंजारा। ये आपके हो जाती हैं आंध्र प्रदेश की। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सापेक्ष में बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाता है औंजे के बाद बात करें तो जारवा जनजाति। उसके बाद अंडमानी, जो इसी के नाम पर है, अंडमानी, निकोबारी। इसके अलावा जो है कि सेंटलीज, ये जितनी जनजातियाँ हैं ये आपके अंडमान निकोबार में। अगर हम उड़ीसा के सापेक्ष में बात करें तो उड़ीसा में आपका भुइयाँ हो जाती है, गोंड हो जाता है, गोंड के बाद खरिया के अलावा आपका संथाल। ये सभी जनजातियाँ जो है कि आपकी उड़ीसा की हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान स्थापित की थी? ऑप्शन है आपका लुधियाना पंजाब, चेन्नई तमिलनाडु, सोनीपत हरियाणा या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी जो है कि स्थापना लुधियाना पंजाब में हुई थी। और हम अगर यही बात कर लें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इनके अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। ब्रिज मोहन ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी जो थे इसके संस्थापक थे। और 1956 में इन्होंने पंजाब सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके सर्वप्रथम लुधियाना पंजाब में हीरो साइकिल की स्थापना की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि ट्रागफलर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपका बीजिंग, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यह जो है कि लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। अब बात कर लें कि ये ट्रागफलर स्क्वायर है क्या, तो दरअसल यह जो है कि इंग्लैंड में एक चौक है, उसी का नाम है ट्रागफलर स्क्वायर। यह 1805 में जो है कि एक युद्ध हुआ था नेपोलियन और जो है कि ब्रिटिश नौसेना के बीच जो है कि एक युद्ध हुआ था। और इसमें जो है कि ब्रिटिश सेना जीत गई थी, उसी के नाम पर जो है इसका नाम ट्रागफलर स्क्वायर रखा गया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? ऑप्शन है आपका तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या फिर गुजरात सरकार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यह जो है कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो है कि सचिवालय है। अगर हम बात करें इसकी तो यह कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और इसका निर्माण जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करवाया गया था। उस समय जो लेखक थे, अर्थात राइटर्स विशेष तौर पर उनके लिए करवाया गया था। अगर हम बात करें इसके वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार की अगर हम बात कर लें कि इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो वास्तुकार इसके जो थे उनका नाम था थॉमस लियो उनका नाम था। और 1777 में उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपका कावेरी, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यह जो है कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर हम बात कर लें कावेरी का, तो कावेरी का जो है उद्गम यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसके किनारे जो है प्रमुख शहर स्थित है, उसका नाम है तिरुचिरापल्ली। वहीं हम बात करें अगर गोदावरी की, तो गोदावरी जो है यह त्रयंबकम नामक स्थान से निकलती है, त्रयंबकम नामक स्थान से निकलती है। और इसके किनारे जो प्रमुख शहर स्थित है उसका नाम है राजमुंदरी और नासिक, दो प्रमुख शहर स्थित हैं। उसके बाद हम बात कर लें अगर महानदी की, तो यह सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है, सिहावा की पहाड़ियाँ जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं। और इसके किनारे अगर प्रमुख शहर की बात करें तो संबलपुर और कटक जो है कि इसके किनारे प्रमुख शहर स्थित हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कृष्णा की, तो कृष्णा का उद्गम स्थल जो है कि महाबलेश्वर पहाड़ी से है। वहीं अगर हम बात कर लें एक क्षिप्रा नदी के बारे में थोड़ा सा, तो क्षिप्रा नदी के किनारे जो है कि एक प्रमुख शहर स्थित है जिसका नाम है उज्जैन, जहाँ पर कि कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? ऑप्शन है उलान बटोर, कीव, बाकू या फिर ताशकंद। तो इसमें सही जवाब हो जाता है कि अजरबैजान की राजधानी जो है कि बाकू है। यह 1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ था। वहीं हम बात करें उलान बटोर की, तो यह मंगोलिया की राजधानी हो जाती है, मंगोलिया की राजधानी हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कीव की, तो यह यूक्रेन की राजधानी हो जाती है। अगर बात करें ताशकंद की, तो यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है,
उज्बेकिस्तान की राजधानी है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे की राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित के नोबल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आपका है फील्ड्स मेडल, उसके बाद एप्पल नहीं ये है एबल प्राइज, एबल प्राइज, वुल्फ प्राइज या फिर चेर्न नोएडा। तो इसमें सही हो जाता है कि यह एबल प्राइज है, जिसको हम गणित के नोबल पुरस्कार के रूप में जानते हैं और यह प्रत्येक वर्ष जो है कि नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें इसको देने वाली संस्था का, तो इसको देने वाली जो संस्था है उसका नाम है नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इसी संस्था द्वारा जो है कि यह गणित का एबल पुरस्कार दिया जाता है और यह जो है कि प्रत्येक वर्ष ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो यहाँ सही जवाब हो जाता है कि 5 वर्ष होता है। वैसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, लेकिन अधिकतम जो है कि यह 5 वर्षों तक एक या एक के अलावा दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है और इसकी बात जो है कि अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। ऑप्शन है आपका बैगनी, मजेंटा, गहरा नीला या फिर काला। तो यहाँ सही जवाब हो जाता है गहरा नीला। हम थोड़ा सा तिरंगे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो तिरंगा है यह कुछ इस प्रकार का है। इसमें 3 रंग है, बीच में एक चक्र है जिसको अशोक चक्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें 24 तिलियाँ हैं। अगर बात करें सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर जो रंग है वो है केसरिया, बीच में जो है यह है सफ़ेद, आपका सफ़ेद, और उसके नीचे बात करें तो यह आपका हो जाता है हरा। ये जो केसरिया रंग है यह शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, शक्ति और साहस का प्रतीक। वहीं पर जो ये सफ़ेद है इसको हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं, शांति का प्रतीक। और हरा को जो है उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक मानते हैं, उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक मानते हैं। यह जो बीच में चक्र है इसको सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है और इसमें 24 तिलियाँ हैं। इसका मतलब है कि हमेशा गतिशील रहना। वहीं पर और कुछ बातें करें तो जो तिरंगा है ये हमारा, इसको जो है कि संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगर हम बात करें कि इसकी अभिकल्पना किसने दी थी, तो पिंगली वेंकैया जी ने इसकी परिकल्पना दी थी। वहीं हम बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन आपका होता है सेब, आम, अंगूर या फिर केला। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आम को जो है कि राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है। अगर हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वहीं हम बात करें अगर पशु की, तो राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। अगर हम बात करें फूल की, तो राष्ट्रीय फूल कमल है। वहीं हम बात करें अगर खेल की, तो राष्ट्रीय खेल आपका हो जाता है हॉकी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी,
आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है और इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया गया है? लावड़ी, बैसाखी, गुड़ी पड़वा या फिर भाऊ बीज। तो यहाँ सही जवाब हो जाता है महाराष्ट्र में जो है कि नव वर्ष मनाया जाता है उसे हम लोग गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपका पटियाला, लुधियाना, अमृतसर या फिर चंडीगढ़। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यह जो है कि लुधियाना में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका जीविका कृषि, मिनी मलिस्म कृषि, कोटा खेती या फिर संस्थागत खेती। तो इसमें सही जवाब हो जाता है, इसको हम लोग जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन है आपका कोको, सुपारी, रबर या फिर चाय। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है रबर। रबर जो है कि एक खाद्य रोपण फसल नहीं बल्कि यह एक बागानी फसल है। बागानी फसल है। बागानी फसल है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपका प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच्ड फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसमें सही जवाब हो जाता है कि इसको हम लोग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं। अगर वहीं बात करें तो इसका जो है कि विकास अडाबी अडाबी नामक सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया था। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। ऑप्शन है आपका कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या फिर गाजीपुर। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ये सभी घाट जो है वाराणसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दशाश्वमेध घाट, उसके अलावा यहाँ पर आपका जो कि हरिश्चंद्र घाट, इसके अलावा यहाँ पर जो है कि राजघाट पाए जाते हैं। वाराणसी को हम लोग जो है कि घाटों का शहर भी कहते हैं। घाटों का शहर भी कहते हैं। वहीं हम बात कर लेकर कानपुर की, तो इसको हम लोग चर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं। चर्म नगरी के। प्रयागराज की बात करें तो इसको हम लोग संगम नगरी के नाम से जानते हैं। संगम नगरी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन है आपका जामा मस्जिद, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर या फिर हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यह जो लौह स्तंभ है यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो है, अगर हम बात करें इसकी नींव की, तो इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसको जो पूर्ण कराने का कार्य किया वह किया था इल्तुतमिश ने। बाद में इसकी मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक। तो इस बात को विशेष ध्यान रखते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस शासक का योगदान नहीं था? तो ऑप्शन में तो 3 नाम ये रहेंगे, एक कोई और नाम दे देगा जो कि सही आंसर हो जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करने जामा मस्जिद की, तो जामा मस्जिद जो है कि दिल्ली में स्थित है। और बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है कि शाहजहाँ ने करवाया था। वहीं हम बात कर लेंगे लाल किला परिसर की, तो ये भी आपका दिल्ली में ही स्थित है और इसका भी निर्माण जो है कि शाहजहाँ ने ही करवाया था। वहीं अगर हम बात कर लें आपकी हुमायूं के मकबरे की, तो यह भी जो है कि दिल्ली में ही स्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है आपका गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, उकाई बांध जो है यह गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है और जो है कि सूरत ज़िले में स्थित है। वहीं हम बात करें अगर गुजरात के सबसे बड़े बांध की,
तो सबसे बड़ा बाँध जो यहाँ का है उसका नाम है सरदार सरोवर बाँध। सरदार सरोवर बाँध। सरदार सरोवर बाँध जो है यह गुजरात का सबसे बड़ा बाँध है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। ऑप्शन आपका हो जाता है दूरदर्शन, भारत हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो या फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाता है कि यह जो आदर्श वाक्य है यह ऑल इंडिया रेडियो का है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की तो यह 8 जून 1936 को जो है कि अस्तित्व में आया था। अगर हम इसके सापेक्ष में वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इसके जो है कि 470 स्टेशन हैं। 470 स्टेशन हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यह अपनी 23 भाषाओं में जो है कि प्रसारण करता है। 23 भाषाओं में प्रसारण करता है और 179 बोलियों में प्रसारित करता है। बोलियों में जो है कि अपना प्रसारण करता है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी मद्रास। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि आईआईटी खड़गपुर जो है कि प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन है आपका ए कि वाष्पीकरण, संघनन, अपघटन या फिर गलनांक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है कि संघनन। वहीं हम बात करें वाष्पीकरण की तो जल से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि संघनन की तो वाष्प से जो है कि जल की बूंद में बदलना ही संघनन होता है। अगर हम बात करें गलनांक की तो वह तापमान जिस पर वस्तु गलने लगती है, मतलब किसी भी वस्तु को गलने के लिए जो न्यूनतम तापमान होता है उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है। मसूड़ों से खून निकलना, पेट बाहर आना, रतौंधी या फिर पेट में दर्द। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है कि विटामिन सी की कमी से जो है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है और इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। और हम बात करें कि यह किससे इसकी प्राप्ति होती है तो प्रायः खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया आपका, संतरा के बाद नींबू हो गया, नींबू में पाया जाता है, मौसम्बी में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम को। तो इसके लिए एक ट्रिक है, र थ ए क, इधर लिख रहे हैं टा फी, रथ एक टाफी। तो ये हो गया ए बी सी डी ई और के। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम र से हो जाता है रेटिनाल। वहीं बी का हो जाता है B1 का थायमिन। सी का हो जाता है एस्कार्बिक। वहीं आपका जो है कि डी का हो जाता है कैल्सीफेराल। वहीं आपका ई का हो जाता है टा से टोकोफेराल। और फी से हो जाता है फिनोक्यूनिन, जो कि विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। ऑप्शन है आपका वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या फिर जानवर। तो इसमें सही आंसर हो जाता है कि गर्भवती महिलाओं में जो है कि एनीमिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी होना और इसीलिए जो है कि गर्भवती महिलाओं को आयरन
आयरन की गोली हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। ऑप्शन आपका हो जाता है छिपकली, गिलहरी, कबूतर या फिर कुत्ता। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कुत्ते के जरिए जो है कि रेबीज फैलता है। अगर हम बात कर लें रेबीज के बारे में तो यह एक हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। अगर हम बात करें इसके कारण क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। करता है। अगर हम बात करें इसके लक्षण की, अगर बात करें कि लक्षण की इसकी, इसमें जो है कि उत्तेजना होना, उसके बाद जल से भय, कुत्ते जैसी रोगी के द्वारा जो है कि कुत्ते जैसी आवाज़ निकालना। वहीं अगर हम बात कर लें कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज का टीका की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है कि लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने जो है कि रेबीज टीके की खोज की थी। इसके अलावा कुत्ते के अलावा यह भेड़िया, पागल भेड़िया या लोमड़ी के काटने से जो भी हो सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है। ऑप्शन है आपका कि शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर अरुण। तो आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो अगर हम सूर्य से, ये हमारा अगर सूर्य हो गया, तो यहाँ से हम अगर ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे पहले आपका आता है बुध के बाद शुक्र के बाद आता है पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्षुद्रिकाएँ आती हैं। उसके बाद यहाँ आ जाता है बृहस्पति के बगल में आएगा शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण आता है। तो यह जो ग्रह हैं इनको हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो हैं इनको हम लोग वाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। वाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह है। तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है कि शनि जो है यह आंतरिक ग्रह है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, यहाँ पे शनि नहीं, आंतरिक ग्रह की बात कर रहा है। तो बाह्य ग्रह में तो आपका शनि, बृहस्पति और अरुण जो है कि बाह्य ग्रह हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। ऑप्शन है आपका अभितारण या फिर इसको ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, धारा परिवहन या फिर धारा उत्प्रेरण। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है कि यह ओवरलोडिंग अर्थात अभितारण को जो है कि अभितारण से सुरक्षित करता है। वहीं अगर हम बात कर लें कि फ्यूज तार की यह किससे बना होता है, तो यह टीन और शीशा से मिलकर बना होता है। टीन प्लस शीशा से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका अमीटर, यहाँ पर है अमीटर, वोल्ट मीटर, रिहोस्टेट या फिर गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर जो है कि किसी उपकरण में जो है कि विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें एमीटर की, तो यह धारा का मान ज्ञात करने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का बात करें तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। वहीं हम बात करें रिहोस्टेट की, तो इसका प्रयोग जो है कि विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका, एक मिनट, गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान या फिर नाग तापमान। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जिस ताप पर जो है कि कोई वस्तु आग पकड़ लेता है उसको हम लोग प्रज्वलन तापमान करते हैं। वही हम बात करें गलनांक तापमान की, तो वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जो है कि पिघल जाए या फिर गल जाए, पिघल जाए या फिर गल जाए, उसको हम लोग गलनांक तापमान कहते हैं। क्वथनांक की बात करें, जिस पर द्रव जो है कि उबलने लगे उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें, यह नाग नहीं हिमांक है, हिमांक, हिमांक तापमान की अगर हम बात करें, हिमांक तापमान की, तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता है उसको हिमांक तापमान कहते हैं। जैसे कि पानी को बर्फ में बदलने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होगी उसी को ही हम हिमांक तापमान बोलेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। ऑप्शन है आपका, निम्नीकरण, अपघटन, संरक्षण या फिर पुनरावर्तन। तो इसमें सही जवाब हो जाता है कि यह संरक्षण के लिए मिलाया जाता है। इसमें जो कि एथिलीन, एथिलीन की अगर हम बात करें, एथिलीन की, तो यह फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज की, तो यह मिठाई आदि को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें बेंजोइक अम्ल की, बेंजोइक अम्ल की, तो यह भी जो है कि फलों को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज हमारे 30 शानदार क्वेश्चन। धन्यवाद।